गांव में राई स्टार और पायल की शादी का जश्न पूरे जोर शोर से चल रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पायल देखने में ऐसी लगा करती थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो, और राई स्टार जो एक बड़ा नेता था और हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहता था। सारे रीति रिवाज और रस्में पूरी होने के बाद दोनों पति पत्नी बनकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद माहौल रोमांटिक हो गया। दोनों ने खूब मजे किए, बहुत मजाक किया और हंसे। थोड़ी देर बाद राई स्टार ने प्यार से पायल को बिस्तर पर बुलाया। पायल भी बिना किसी झिझक के खुशी खुशी चढ़ गई। अगली सुबह गांव में एक खूबसूरत सी धूप खिली। राई स्टार और पायल अभी भी गहरी नींद में थे। तभी अचानक पायल हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से नीचे की ओर भागी। सीधे बाथरूम में पहुंचकर पायल को अचानक उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां बंद हुई तो पायल पल भर में ही सब कुछ समझ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत बाथरूम से बाहर आई। उसने उत्साह से राई स्टार को यह खुशखबरी बताई। राई सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही हमारा घर बच्चे के रोने की आवाजों से गूंजने लगेगा। ये सुनते ही राई स्टार भी बहुत खुश हो गया। उसे भी अपने बिजनेस विरासत को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए था। कुछ महीनों बाद उनके घर में सचमुच एक बेटा पैदा हुआ। वह काफी नटखट और बहुत ही खूबसूरत था। दोनों ने प्यार से उसका नाम चिंटू रखा। समय तेजी से बीता और चिंटू देखते ही देखते और बड़ा हुआ। राई स्टार पढ़ाई के लिए चिंटू को लंदन भेजने का इंतजाम किया। चिंटू एक बड़ी कार में बैठ गया और वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पायल और राई स्टार की आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद राई स्टार के भी जाने का समय आ गया। उसने पायल से कहा, पायल, मैं चुनाव के चलते एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं। वहां मुझे कुछ प्रदर्शन और मीटिंग्स करनी है। मैं जल्द ही लौटूंगा, तब तक तुम अपना पूरा ख्याल रखना। और फिर राई स्टार अपने आदमियों के साथ जीप में बैठकर चुनाव लड़ने के लिए चला गया। अब पायल से उसका बेटा और पति दोनों दूर हो चुके थे। राई स्टार अपने आदमियों के साथ फुरफुरी नगर गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने लोगों की भीड़ के सामने भाषण दिया। उसने गांव के लोगों से जोरदार आवाज में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा चुनाव चिन्ह मुर्गी है। अगर आपका प्यार और साथ मुझे मिला तो मैं इस पूरे फुरफुरी नगर को आसमान तक लेकर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके गांव में बुर्ज खलीफा भी बनवाऊंगा। राई स्टार के जाने के बाद पायल घर में अकेली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद खुशखबरी आई। राई स्टार चुनाव जीत गया था। वह फुरफुरी नगर का नया नेता बन गया था। जीत की खुशी में वह पूरी तरह से लोगों के प्यार और भीड़ के बीच घुल मिल गया था। अब राई स्टार का पूरा ध्यान अपने करियर और राजनीति पर था। वह केवल गांव का नेता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि वह सरपंच से भी कुछ आगे बढ़े और बड़ी कुर्सी पर बैठे। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह लोगों की खूब मदद करने लगा। उसने गांव की खेती बाड़ी में बहुत ध्यान दिया ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। लेकिन उसकी पत्नी पायल की जरूरतों को वह समझ नहीं पा रहा था। पायल अभी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसे अपने पति के प्यार की जरूरत थी। पर राई स्टार को गए हुए महीने हो गए थे और दिन तेजी से कटते जा रहे थे। इस अकेलेपन में पायल की जवानी और खूबसूरती निखरती जा रही थी। पायल का जो जवान शरीर था वह अब उसे काटने के लिए दौड़ता था और उसकी हवस उसे अंदर ही अंदर खाने के लिए दौड़ रही थी। एक दिन एक भंगार खरीदने वाला लड़का, जिसका नाम रमेश था, जो पहली बार अपने ट्रक को लेकर पायल के घर के सामने आवाज लगाने लगा। सुनो सुनो रे भैया भाभियों, आपकी गली में रमेश भंगार वाला आ चुका है। जल्दी अपने घरों से भंगार, बाटली, टायर, जो कुछ भी हो लेकर आइए। आपको अच्छे दाम मिलेंगे। रमेश की यह आवाज सुनकर पायल बाहर निकलकर देखने लगी। उसने देखा कि भंगार वाला लड़का, जो कि कबाड़ इकट्ठा करता था, वह बेहद हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। पायल ने जब रमेश को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जाग उठी। वह वो भावना थी जिसे वह लंबे समय से दबाए हुए थी। वह तुरंत रमेश के पास गई और थोड़ी शर्माते हुए बोली, मेरे घर में काफी सालों का भंगार रखा हुआ है। आप अंदर चलिए और देख लीजिए। आप अच्छे भाव से भंगार ले लेना। रमेश ने सिर हिलाया और फिर पायल और रमेश दोनों घर के अंदर चले गए। पायल उसे कोने में रखा हुआ काफी सारा भंगार दिखाती है। रमेश उन चीजों को अच्छे से देखता है और हिसाब लगाकर कहता है,
वाह, भंगार तो आपके पास अच्छा खासा है। मैं लोहा 20 रुपए किलो से लूंगा और प्लास्टिक 11 रुपए किलो से। आपको अच्छी कीमत मिल रही है। रमेश सारे भंगार को अपनी टेम्पो में डालने लगा। पायल बार बार रमेश को घूरे जा रही थी। पायल ने रमेश से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी बच्चे नहीं हैं? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तभी रमेश बोला, नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरे पत्नी बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक कबाड़ वाला हूँ। फिर पायल कहती है, अगर तुम्हारी पत्नी होती तो कितना अच्छा रहता, तुम्हारा ख्याल रखती। अब तुम्हारी उम्र भी काफी होती जा रही है, धीरे धीरे तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर कौन तुमसे शादी करेगा? प्लीज आप 5-6 दिनों बाद फिर आना, क्योंकि तब तक और भी काफी भंगार कबाड़ा जमा होगा। फिर उसके बाद आप उसे भी लेते जाना। जरूर, मैं फिर से आऊंगा। तब तक आप और भी अच्छा खासा भंगार जमा करके रखना। मैं आपको अच्छी कीमत ही दूंगा। यह कहकर रमेश अपने घर की ओर निकल जाता है और रोजमर्रा के कामों के लिए गलियों में घूमने लगता है। ठीक 5-6 दिनों बाद रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक के साथ फिर से पायल के घर के सामने आकर रुका। उसने जोर से आवाज दी, मेम साहब, ओ मेम साहब, मैं रमेश भंगार वाला, मैं आ गया, बाहर आइए। रमेश की आवाज सुनते ही पायल फौरन सीढ़ियों से नीचे उसकी तरफ जाने लगी। रमेश के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, अरे वाह, तुम बड़े सही समय पर आ गए। मेरे पास इतने दिनों में बहुत भंगार जमा हो गया है। चलिए, वो ऊपर रखा हुआ है, वो भी ले लीजिए अच्छे भाव से। इसके बाद पायल रमेश को लेकर घर के अंदर सीधे ऊपर के कमरे में ले जाने लगी। दोनों कमरे के अंदर पहुंचे। रमेश ने चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कोई भंगार नहीं दिखा। वह कुछ कहता, इससे पहले ही पायल ने अपने कपड़े खोल दिए। रमेश यह देखकर हैरान हो गया। पायल ने रमेश से उत्तेजित होकर कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, तुम्हारे सामने भंगार पड़ा रखा है। रमेश, जो अब भी थोड़ा हैरान था, बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कबाड़ थोड़ी हो, आप तो बेहद खूबसूरत हो, नौजवान हो, और आप ये सब क्या कर रही हो? फिर पायल ने गहरे दुख और अकेलेपन के भाव से कहा, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे कबाड़ समझता है। वो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरी भी जरूरतें हैं। मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है, और तुम एक कबाड़ वाले हो, तो तुम मुझे खरीद सकते हो। इस बातचीत के बाद पायल बिस्तर पर चढ़ गई और उसे मीठी आवाज में ऊपर बुलाने लगी। रमेश भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वह उसके बदन पर कूद मारता है। घर जोर जोर से हिलने लगा और जल्द ही उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। यह सब कुछ होने के बाद रमेश अपने घर जाने के लिए पायल को बाय बाय करता है। तभी पायल ने रमेश से कहा, मेरे पति से कभी इतनी खुशी नहीं मिली जो तुमने दी है आज, और हाँ, 8-10 दिन बाद फिर आना। ये कहकर पायल रमेश को बाय बाय करती है। रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। पायल बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास पैसा, रुतबा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। जिस बात की उसे कमी थी, वह भी अब पूरी होने लगी थी। अब पायल जाने अनजाने में रमेश से बेहद प्यार करने लगी थी। इधर रमेश भी पायल का आदी हो चुका था। फिर से रमेश आया। अब तो पायल और रमेश के बीच में आए दिन ये गलत रिश्ते बनने लगे थे। उधर राई स्टार मंत्री का चुनाव जीत भी जाता है और लोगों की सेवा करने लगता है, और इधर दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। पति राई स्टार, वह तो अपने सरकारी कामकाज में बहुत व्यस्त रहता था। अब पायल को उसकी जरूरत नहीं थी। जब तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वह देखते हैं कि यह कबाड़ वाला अक्सर मंत्री के घर पर क्यों आता है, और आकर के इसके घर के अंदर चला जाता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं। घर से बाहर गली में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। तभी रमेश घर से बाहर निकला। एक आदमी तुरंत रमेश के पास आकर कहता है, अरे रमेश, तू मुझे एक बात बता कि तू राई स्टार मंत्री के घर में क्या कर रहा था? मंत्री की पत्नी पायल और तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही थी। इसके बाद रमेश ने बात को छुपाने के लिए तुरंत कहा, अरे मैं उनके घर में झाड़ू पोंछा करता हूँ, सफाई करने आया था, बाकी कुछ नहीं। चलता हूँ। यह कहकर रमेश तेजी से वहां से चला गया। पर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सब समझ रहे थे कि मंत्री की पत्नी और भंगार वाले के बीच कुछ तो हुआ है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जब राई स्टार अपने घर पर आता है, तो जो लोग थे उनमें से एक आदमी बोलता है, रुक जाओ राई स्टार भाई। वे राई स्टार को अपने पास बुलाते हैं
और कहते हैं कि भाई, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारी पत्नी गलत संगतों में पड़ चुकी है। एक कबाड़ वाला व्यक्ति जिसका नाम रमेश है, वो अक्सर तुम्हारे घर पर आता है और घंटों ठहर कर। फिर राइस्टार बोलता है, आखिरकार पूरी बात क्या है? मुझे तो ऐसे कुछ भी पता नहीं कि कोई कबाड़ वाला मेरे घर घंटों ठहर करके जाता है। मैं इसकी खबर लेकर ही रहूंगा। फिर राइस्टार दूसरे के घर में छुपकर ठहर कर इधर उधर देखने लगता है। दिन बीत गए, रात बीत गई, 7-8 दिन हो गए। राइस्टार उसका इंतजार कर रहा था वहीं ठहर कर। तभी उसने देखा रमेश ट्रक को लेकर राइस्टार के घर के सामने आकर रुका और सीधा अंदर चला गया। ये सब राइस्टार अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उसे विश्वास हुआ। फिर वह दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपने घर के अंदर जाने लगा। राइस्टार सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाने लग जाता है। वह घर के कोने में छुप कर देखता है कि पायल और रमेश दोनों गलत काम कर रहे थे और पायल रमेश को बोल रही थी, इतना सुख मेरे पति ने कभी नहीं दी जो तुम देते हो हर हफ्ते में। राइस्टार यह सुनकर गुस्सा हो गया और जलन महसूस हुई। उसने एक लकड़ी उठाई। उसने अपनी पत्नी पायल को रमेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। रमेश डरता हुआ पीछे मुड़ा। पायल डर गई। राइस्टार चिल्लाकर बोला, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा। तभी पायल रमेश के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि पहले मुझे मारना होगा, तभी तुम इसे मार पाओगे। राइस्टार कहता है कि तू हट जा और तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अरे, तुझे किस बात की कमी थी जो मैंने तुझे नहीं पूरी की, और आज तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। पायल कहती है कि कौन से सुख? तुमने कभी मेरी जरूरतों का ख्याल रखा? अरे, घर और पैसा होने से सभी सुख नहीं मिल जाते। औरत की कुछ अपनी जरूरतें होती हैं जिनकी तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या करती? सालों से मैं मुर्दा बनकर जी रही थी। मुझे तो ये लगता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन तुम पूरी तरह से पैसे के लिए पागल हो चुके थे। मैंने तुम्हें बार बार ये कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी भावना को समझा ही नहीं। अब राइस्टार समझ जाता है कि पायल पूरी तरह से रमेश की दीवानी हो चुकी है। साथ ही उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका था। तब राइस्टार कहता है, क्या करूं? अगर तुम दोनों को मार दूंगा तो समाज में मेरी बदनामी होगी। अगर इस कबाड़ वाले को भी मार दूंगा तो भी मेरी बदनामी होगी। आखिरकार मैं करूं क्या? पायल कहती है, तुम कुछ भी मत करो। तुम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और गांव वालों से बोल दो कि वो हमारे घर में कुछ काम करने के लिए आता है। राइस्टार अपने दिमाग से काम लेता है और गांव वालों से बोल देता है कि वह कबाड़ वाला मेरे घर में कुछ काम करने आता है, जैसे झाड़ू पोंछा, पौधों को पानी देना, ये सब करने आता है। फिर गांव वाले राइस्टार मंत्री के मुंह से बात सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन यह बात राइस्टार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसकी पत्नी एक कबाड़ वाले के साथ गलत रिश्तों में लिप्त है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद राइस्टार अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम किसी एक अच्छे जगह पर घूमने के लिए चलते हैं। पायल यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि अगर हम चल रहे हैं तो क्यों ना हम रमेश को भी साथ ले लें? राइस्टार कहता है कि ठीक है, उसे भी साथ ले लो। पायल को लग रहा था कि राइस्टार पूरी तरह से उसके वश में है और जैसा वह चाहेगी वैसा करेगी। राइस्टार अपनी पत्नी पायल और उस कबाड़ वाले रमेश को साथ ले जाता है और घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह पर जाता है। एक आध दिन घूमते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। राइस्टार को समझ में आता है कि पायल रमेश से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उसी के साथ खुश है। तब तीर्थ स्थान पर जाने के बाद वहां पर राइस्टार अपनी पत्नी पायल से कहता है कि अब मैं तुम्हारी शादी इस रमेश के साथ कराने वाला हूं, क्योंकि तुम इसके साथ बेहद खुश हो और मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। अगर तुम हमारे घर पर रहोगी तो एक ना एक दिन गुस्से में आकर मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा, या फिर तुम मुझे धोखा देकर मार दोगी। इसीलिए तुम इसके साथ खुश हो तो इसके साथ विवाह कर लो। पायल सुनती है तो वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है, मुझे बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं रमेश को छोड़ दूंगी। तभी राइस्टार अपनी पत्नी पायल को वहां पर छोड़ के अपने घर जाने लगता है। पायल रुको रुको कर चिल्लाने लगती है। उधर पायल न चाहते हुए भी उस कबाड़ वाले रमेश के साथ रहने लगती है, क्योंकि रमेश के पास कुछ भी नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वह भी किराए से रहा करता था। सिर्फ कबाड़ बीनना उसका काम था। अब पायल उसके साथ कबाड़ बीनने का काम करने लगती, उसके साथ साथ रहने लगती।
उसे शारीरिक सुख तो मिलता था, लेकिन अब वह बहुत गरीब स्थिति में जी रही थी। बैठी बैठी अपने आप को कोसती थी कि उसने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब क्या था, अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों बाद अपने बच्चों को घर पर बुलाता है। उन्हें बताता है कि उनकी जो माँ है वह तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए गई थी, कि वह गुम हो गई, और वह उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। बच्चे भी यकीन कर लेते हैं कि उनकी माँ अब एक मेले में खो चुकी है। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी माँ ने क्या गुल खिलाया है।